नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। पॉलिटी टेस्ट सीरीज हम लोग चल रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। तो आज उसी के संदर्भ में हम लोग जो राजनीति विज्ञान के हैं, राजनीति शास्त्र के हैं, पॉलिटी टेस्ट सीरीज के अगले भाग को हम लोग करेंगे और समझेंगे कि इसमें कौन कौन से सवाल जो एग्ज़ाम बेस्ड होते हैं, एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावना होती है, या एग्ज़ाम में इस तरह के ही सवाल पूछे जाते हैं। तो चौथे भाग को आज हम शुरू करेंगे। और अभी तक आप जिस चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए देर नहीं करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों से राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा क्षेत्र में से किन किन क्षेत्रों में से करते हैं। तो आप जान लीजिए कि राष्ट्रपति सहकारी आंदोलन से संबंधित नहीं करते हैं, यानी चौथा ऑप्शन सही नहीं है। और ये राज्यसभा में मनोनीत करने का राष्ट्रपति का अधिकार आर्टिकल 80 में आता है। तो आप जब आर्टिकल 80 पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि सहकारी आंदोलन के संदर्भ में ये अधिकार राज्यपाल को दिया गया है, राज्यपाल करते हैं विधान परिषद में। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह लोकसभा या राज्यसभा या दोनों सदनों को विघटित कर सकता है। दूसरा, वह लोकसभा या राज्यसभा या दोनों सदनों का सत्रावसान कर सकता है। तीसरा, वह संसद की बैठक को कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ सप्ताह या अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका मैं तीनों ऑप्शन ना एक्सप्लेन करके मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे समझिएगा, ठीक है। लोकसभा पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन गलत इसलिए हो जाएगा कि राज्यसभा विघटित नहीं हो सकता है। दूसरा है कि वह लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों का सत्रावसान कर सकता है, तो इस संदर्भ में राष्ट्रपति को यह पावर है, वो कर सकता है। तीसरा है संसद की बैठक को कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ सप्ताह या निश्चित काल की स्थगित कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति सत्रावसान कर सकता है, स्थगित नहीं। अब सत्रावसान स्थगित क्या होता है? ये संसद की जो कार्यसूची होती है, संसद में जो इस तरह के जो भी शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके संदर्भ में एक वीडियो बना हुआ है, आप चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं, सत्रावसान का मतलब होता है कि जाओ इस बार ये सत्र अवसान मतलब बैठ गया, अब बेटा उठेगा ही नहीं, ये तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो जब तक कि हम अगली बार आदेश ना दे दे। और स्थगित का मतलब होता है कि चल रहा है सदन, अरे बंद करो, 15 मिनट आ रहे हैं थोड़ा भोजन करके, तो इस तरीके से बंद कर दिया जाता है। तो इस हिसाब से केवल 2 सही है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राज्यसभा लोकसभा की बैठक बुलाना, राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाना और राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना। तो कौन सा कथन सत्य है? तो हमको पता है कि राज्यसभा लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं, तो सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। और ज्वाइंट सेशन बुलाना आर्टिकल 108 में है और 85 में है कि राष्ट्रपति समय समय पर सदन की बैठक बुला सकता है। क्षमादान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। तो पहला ही गलत हो गया, राज्यपाल को आर्टिकल 72 के तहत तो नहीं है, ठीक है। ये आपको भी पता होना चाहिए कि पहला ही गलत है, तो इसमें आगे कोई पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि कोई एक ही केवल गलत हो सकता है इस पूरे ऑप्शन में। तो ये इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, भारत में अध्यादेश के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और पिछले प्रश्न के संदर्भ में बता दूं कि राज्यपाल क्षमादान अनुच्छेद 161 में देता है और राष्ट्रपति 72 में। फिलहाल अध्यादेश के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है अध्यादेश के प्रयोग के संबंध में? ऑप्शन ए है, संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल इसका उपयोग करते हैं। फिर ऑप्शन ए गलत, 123 के तहत राज्यपाल है क्या? खैर आगे बढ़ते हैं। अध्यादेश है, अध्यादेश का प्रयोग राष्ट्रपति विवेकानुसार करता है। तीसरा, अच्छा कौन सा कथन सही है ये बताना है, सही तो गलत नहीं। सी,
राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब लोकसभा या राज्यसभा सत्र में नहीं हो। मतलब ये सही है, सी ही सही होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के निलंबनकारी वीटो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसका प्रयोग धन विधेयक के संबंध में नहीं कर सकते। बी, किसी विधेयक के पुनर्विचार के लिए इस वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते। अब बताना है इसमें सही आंसर कौन है। तो दोनों सही है, दोनों, यानी सी सही आंसर। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के स्वविवेक की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्वविवेक की शक्ति पर, क्षमादान की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, विधेयकों को आपत्तियों सहित वापस भेजना, सी यानी कि 4, विधेयक को रोक कर रखना, 5, संसद को संदेश भेजना। अब इसमें से आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा है। सही जो है क्षमादान की शक्ति स्वविवेक नहीं है, अध्यादेश की जारी करने की शक्ति स्वविवेक नहीं है, विधेयक पर है रोक कर रखना, संसद को संदेश भेजना, यानी 3, 4, 5 सही है। तो बी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग का अध्यक्ष, राज्यों के राज्यपाल और 5 महान्यायवादी। मेरे विचार से राष्ट्रपति इसमें से सबों को नियुक्त कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है जिनको राष्ट्रपति रोक सकते हैं। तो डी सही आंसर, यस, सॉरी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन। बी, धन विधेयक। सी, ए या तीसरा, ये सब विधेयक जो सही अर्थों में धन विधेयक नहीं है किंतु भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़ता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो राष्ट्रपति की मंजूरी के आवश्यक है। तो इसमें से तीनों ऐसा है जिसमें राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो नए राज्य का निर्माण अनुच्छेद 3 में है, और दूसरा जो धन विधेयक है वो आपको बताना है कि धन विधेयक के संबंध में कौन सा अनुच्छेद लागू होता है। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और तीसरा है भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़ता है, तो आप इसको भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे संदर्भ के लिए आर्टिकल 117, 31 और 304 आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, सॉरी, ये राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। पहले पढ़ लेते हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची की पैरा 6 में अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में उपबंध किया गया है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। यह संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त है? तो यह अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त, लेकिन यह राष्ट्रपति अपने इस अधिकार का उपयोग करने से पहले राज्यपाल से परामर्श जरूर करेंगे और तभी हो सकता है। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, सही है। दूसरी बार निर्वाचित होने वाले एक बार राष्ट्रपति थे, सही है। प्रथम बार 1950 में राष्ट्रपति बने, सही है, यानी कि सारे ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो ये आप बहुत बार जान चुके होंगे, डी सही आंसर है। अगला प्रश्न, भारत का उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। बी, वह राज्यसभा के सभापति को देय वेतन व भत्तों का हकदार नहीं होगा। सी, उसे राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां प्राप्त होगी तथा राष्ट्रपति की उपलब्धियां, भत्तों व विशेषाधिकारों का हकदार होगा। ये डी, उसे राज्यसभा के सभापति को देय वेतन व भत्ते प्राप्त होंगे और राष्ट्रपति की उपलब्धि, भत्तों और विशेषाधिकारों का हक नहीं होगा। क्वेश्चन है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो इस हिसाब से जो गलत कथन है वो डी है, डी गलत कथन है, और ऊपर जो भी कथन लिखे हुए आर्टिकल 65 से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल
होते हैं। पहला, केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। ठीक है, आपको जान के आश्चर्य होगा, यह एक ट्रिकी क्वेश्चन है। ऐसे में आपका आंसर बता दूं, डी, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि कैसे, तो इसके लिए आप आर्टिकल 66 देख सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तो शामिल होते ही हैं। इस हिसाब से बी इसका सही ऑप्शन आपको लग रहा होगा, लेकिन नहीं, रुकिए, मैं कह रहा हूं कि एक ट्रिकी क्वेश्चन है। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के अलावा मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। इसीलिए ऑप्शन ए और बी फिलहाल यहाँ पे गलत है। निर्वाचित के साथ अगर मनोनीत होते तो ही ये सही होता। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वो किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार हो सकता है। संसद का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार हो सकता है। सी, उपराष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। यही ऑप्शन गलत हो गया। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में एक निश्चित जमा राशि जमा करना पड़ता है। राष्ट्रपति को 50-50 चाहिए होता है, उपराष्ट्रपति को 20 चाहिए होता है, यानी 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाओं व विवादों की जांच व निर्णय भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। गलत। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उपराष्ट्रपति को पद या शपथ प्रतिज्ञा दिलाते हैं। ये भी गलत। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये भी गलत। जब भी होगा पहले राज्यसभा में होगा। और डी है, राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। और कौन सा कथन सही है? तो डी ही सही है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। बिल्कुल सही है। इसे राज्यसभा लोकसभा के तत्कालीन सदस्य द्वारा बहुमत पारित संकल्प से पद से हटाया जा सकता है। संकल्प प्रस्तावित करने से 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। और उपराष्ट्रपति पदावधि समाप्ति के पश्चात ही बना रहेगा, तब तक उसका उत्तराधिकारी ग्रहण न कर ले। इस हिसाब से ऑप्शन बी कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 1 वर्ष तक कार्य कर सकता है। संविधान उपराष्ट्रपति पद के लिए दूसरी सूची के तहत वेतन और भत्ते उपबंध करता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो उपयुक्त में से दोनों में से कोई कथन सही नहीं है। ठीक है, एक्चुअली पहले बता दें कि वो 6 महीना तक ही राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है। 6 महीना के बाद उस चुनाव कर लेना आवश्यक है। और दूसरा है कि दूसरी अनुसूची के तहत वेतन और भत्ते का उपबंध करता है। तो दूसरी अनुसूची में नहीं लिखा हुआ है, वह राज्यसभा के सभापति के तहत दूसरी अनुसूची में अपना वेतन भत्ता लेता है, ना कि उपराष्ट्रपति के तहत। अगला प्रश्न, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में किसके द्वारा की जाती है? राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यसभा का कोई सदस्य, सी, राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा आधारित व्यक्ति, या डी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त राज्यसभा का कोई सदस्य। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, राज्यसभा के उपसभापति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपसभापति का पद रिक्त होने पर राज्यसभा के सदस्यों में से ही किसी सदस्य को उपसभापति के रूप में चुनेगी। राज्यसभा के लिए पात्र व्यक्ति उपसभापति बन सकता है, इसके लिए राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। कौन सा कथन सही है? तो ए सही हो गया। जब पहला ही सही हो गया तो आगे नहीं पढ़ना है, कोई एक ही ऑप्शन सही हो सकता है। अगला प्रश्न,
भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। दूसरा, किसी राज्य की विधायिका या सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। तीसरा, उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। और चौथा, उसे एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो केवल पहला और चौथा सही है। और कार्यकाल के बारे में बात करें तो अच्छा, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो पहला और चौथा। ओके। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में उपबंध है कि मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। दूसरा, प्रधानमंत्री के निर्वाचन के संबंध में संविधान में उपबंध किया गया है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इतना जान लीजिए कि दूसरा तो एकदम से गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री के निर्वाचन के संबंध में संविधान में नहीं लिखा गया है। ठीक है। और पहला कहता है कि संविधान में उपबंध है कि मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो पहला सही है। आर्टिकल 75 और आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद के संबंध में बात करता है। और आर्टिकल 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ना कि उनका हम लोग निर्वाचन करते हैं। तो एक सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। दूसरा, भारत सरकार की कार्यपालिका संबंधी समस्त कार्यवाहियां प्रधानमंत्री के नाम से ही हुई कही जाएगी। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। केवल पहला सही है, क्योंकि भारत का जो भी कार्य होता है वो प्रधानमंत्री के नाम से नहीं होता है, वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। ठीक है। आर्टिकल 77 इसके लिए आप चाहें तो देख सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री यदि उच्च सदन यानी राज्यसभा का सदस्य हो तो क्या होगा? अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेगा। तो पहला ही सही हो गया। तो पहला ही सही है। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा, वह राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। तीसरा, अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्तियों के चयन में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। और चौथा यानी डी, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्ति रखता है, क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? तो ए, बी और डी सही नहीं है, सी सही है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है किंतु परिपाटी के रूप में परिचालन किया जाता है? वित्त मंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है। बी, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली यही होना चाहिए। सही आंसर। भारत मंत्रिपरिषद में भारत के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व हो, यह कोई जरूरी नहीं है। अपनी पदावधि की समाप्ति के पूर्व राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ पदत्याग करने पर निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति का कार्यवहन कर सकेगा। तो उल्लेख अगर नहीं है तो वो प्रधानमंत्री के बहुमत संबंधी बात का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 75(3) में मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व का उपबंध किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र देने पर मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है। गलत। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र देने पर मंत्रिपरिषद विघटित हो जाएगी। तो केवल बी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह अपने कार्यकाल में कभी भी संसद में उपस्थित नहीं हुए। अभी तक तो सही है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश से बाहर हुई।
तीसरा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई। और चौथा, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार हुआ है। सी गलत है। मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। 91-92 की यह घटना है। अगला प्रश्न, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का अध्यक्ष होता है। अगर मोदी जी को पता चल जाए इस प्रश्न के बारे में तो वो चेंज कर देंगे, ठीक है। पहला तो छोड़ देंगे क्योंकि प्रधानमंत्री में होता ही नहीं है, राष्ट्रपति। उनको पता चल जाए कि सिविल सेवा बोर्ड का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता है तो बोलेंगे मुझे ये भी बनाओ। तो डी, ना तो एक सही है ना तो दो। सिविल सेवा बोर्ड का अध्यक्ष जो होता है वो कैबिनेट सचिव होता है। जो भी कैबिनेट सचिव बनेगा वो सिविल सेवा बोर्ड का अध्यक्ष होगा, पदेन अध्यक्ष कहलाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। गलत। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। और कैबिनेट सचिवालय जो होता है वो प्रधानमंत्री के अधीन होता है और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री के कैबिनेट सचिव होते हैं। तो दोनों में गलत है। अगला प्रश्न, मंत्रिमंडल सचिवालय के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना। दूसरा, मंत्रिमंडलीय समितियों के लिए सचिवालय सहायता प्राप्त करना। तीसरा, मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना है। आपको बताना है कि कौन सा कार्य मंत्रिमंडल सचिवालय का है। तो बी, केवल एक और दो ही मंत्रिमंडल का सचिवालय का काम है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्री संसद की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। दूसरा, भारत का महान्यायवादी संसद के किसी समिति का सदस्य हो सकता है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। दोनों कथन सही है। जब आप आर्टिकल 88 देखेंगे तो इसका आंसर पता चलेगा। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। कहाँ? लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत। तीसरा, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। चौथा, अनुच्छेद 76(3) के अनुसार। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो चौथा कथन गलत है। आर्टिकल 76 हल्का सा बात जानना है कि वो महान्यायवादी के कर्तव्यों के बारे में बात करता है। तो 1, 2, 3 सही है। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उसे बने रहने के लिए कहेंगे। 2, अपदस्थ मंत्रिपरिषद नई सरकार बनने तक कार्यवाहन निर्वहन करेगी या कार्य निर्वहन करेगी। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है कि मंत्रिमंडल में कौन शामिल होते हैं? कैबिनेट स्तर के, राज्य स्तर के और उप मंत्री। तो फिलहाल तो कैबिनेट में सारे सही होते हैं। अब उप मंत्री के जगह पे राज्य स्तर के मंत्री स्वतंत्र प्रभार के कहे जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद शब्द की चर्चा संविधान की मूल स्वरूप में की गई है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान के मूल स्वरूप में नहीं था। तीसरा, मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा संविधान में केवल एक बार की गई है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो तीनों सही है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 148 में अटॉर्नी जनरल का उपबंध किया गया है। बी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाता है जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए योग्यता रखता हो। सी, अटॉर्नी जनरल की पदावधि 6 वर्ष या आयु 65 वर्ष जो भी पहले हो होती है। और डी, संविधान की दूसरी अनुसूची में अटॉर्नी जनरल के लिए पारिश्रमिक का उपबंध किया गया है। इसमें से कौन सा कथन सही है? केवल और केवल बी सही है। ठीक है, बात आकी गलत है इसलिए कि ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में है तो 148 में अटॉर्नी जनरल नहीं है, 76 में अटॉर्नी जनरल है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। अब आ जाते हैं सी,
तो अटॉर्नी जनरल की जो अवधि है वो सरकार के साथ डिपेंड करती है, या यूँ कहें कि राष्ट्रपति के इच्छा पर निर्भर करती है। और आ जाते हैं डी। डी है कि राष्ट्र अनुसूची 2 में किया गया है, तो राष्ट्रपति द्वारा पारिश्रमिक तय किया जाता है, ना कि अनुसूची के द्वारा। आर्टिकल 76(3) आप इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के महान्यायवादी को अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। दूसरा, भारत का महान्यायवादी संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता, किंतु उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने या संयुक्त बैठक में भाग लेने या मत देने का अधिकार है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो आपको पता है कि वो मत नहीं दे सकता है, भाग तो ले सकता है, तो एक ही केवल सही है। अगला प्रश्न, भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। दूसरा, भारत सरकार का पूर्णकालिक वकील होता है। तीसरा, निजी विधिक कार्यवाही नहीं कर सकता है। आपको बताना है कि कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए ही केवल सही है। सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल आप समझिए कि वो इस संवैधानिक व्याख्या इनकी नहीं है, ठीक है, क्योंकि केवल महान्यायवादी के बारे में है। ये भारत सरकार के विधिक सलाहकार होते हैं, इनका संविधान में कहीं व्याख्या नहीं की गई है। ये बस अटॉर्नी जनरल के दायित्व के निर्वहन में सहायता करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एडवोकेट जनरल राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को ही राज्यपाल एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। एडवोकेट जनरल को भारत के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। या डी, भारत के दूसरी अनुसूची में एडवोकेट जनरल के वेतन व भत्तों के संबंध में उपबंध है। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो केवल और केवल पहला सही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस पद का सृजन संविधान के द्वारा किया गया है। इसकी नियुक्ति का उपबंध आर्टिकल 248 में है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार यह प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत यह भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के समकक्ष शपथ लेता है। और डी, इसे पद से राष्ट्रपति के द्वारा उसी विधि से पदच्युत किया जाता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। केवल डी सही है, ऊपर से ABC गलत है, क्योंकि इनकी नियुक्ति आर्टिकल 148 में होता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रहते हैं। और जो सी है कि वो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष शपथ नहीं लेते हैं, इन्हें राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में विचार कीजिए। वह केंद्र और राज्यों का लेखा परीक्षण करता है, बिल्कुल सही। वह केंद्र और राज्य सरकारों के लेखा के संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, यही गलत हो गया। और तीसरा, वो अपने पद पर नहीं रहने के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला और तीसरा सही है। राज्य सरकार के लेखा का रिपोर्ट वो राज्यपाल को समर्पित करता है। निम्नलिखित कर्तव्य में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षा द्वारा पालन नहीं किया जाता है? ठीक है, आप इसे पढ़ना, मैं बता दूं, ये क्वेश्चन मुझे याद है क्योंकि ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैसे मैं नहीं बताता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है। इस क्वेश्चन को मैंने 3 दिन पहले ही किसी सेट में देखा था, तो इसका सही आंसर डी होगा। अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, वो लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। दूसरा, उसे लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। तीसरा, उसके रिपोर्ट पर अंतिम रूप से कार्यवाही संसद द्वारा की जाती है। और चौथा, वह लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग
नहीं ले सकता है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी सही नहीं है, भाग ले सकता है। अगला प्रश्न, लेखा परीक्षा बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसकी स्थापना प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुशंसा पर की गई। दूसरा यानी बी, यह नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालयों का एक अंग है। सी, इसके अध्यक्ष एवं 2 सदस्य होते हैं। डी, इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? डी, डी सही नहीं है। इसका 1968 में प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्षता अनुशंसा पर 1968 में की गई थी। और इसकी जो लेखा परीक्षा बोर्ड एक अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति सीएजी के द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सीएजी यानी कैग की रिपोर्ट की समीक्षा करता है? तो कहना नहीं है, ये सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता है। तीनों सही है। संसद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा 250 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जबकि लोकसभा 552 बिल्कुल सही है। राज्यसभा में 238 से अधिक सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से, जबकि लोकसभा में 530 से अधिक सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में। यही गलत हो गया, तो बी गलत है। आप कमेंट बॉक्स में जाकर के बता सकते हैं कि ये गलत क्यों नहीं है, गलत कैसे है। 50वां प्रश्न, जो कि ये आज का आखिरी प्रश्न होगा। तो दोस्तों, आप इसी तरीके से टेस्ट सीरीज से जुड़े रहिए। अलग अलग टेस्ट सीरीज अलग अलग सब्जेक्ट के आने वाले दिनों में आएंगे। लॉकडाउन चल रहा है, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, इसे छोड़ना नहीं है। और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के निर्वाचन में मतदान कर सकता है? मैं बता दूं कि यह एक ऐसा प्रश्न है कि अगर आप लूसेंट पढ़े होंगे तो इसका जवाब आप नहीं दे सकते हैं। संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य। बी, संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य। सी, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य। या डी, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य। अब प्रश्न क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान कर सकता है। ठीक है, तो लोकसभा में कौन कौन मतदान कर सकता है? तो वो सारे व्यक्ति मतदान कर सकते हैं जो इस देश के नागरिक हैं। क्लियर है? अब आ जाते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा का जब चुनाव होता है तो कौन मतदान करेगा? केवल विधायक लोग करते हैं, यानी कि राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य। तो वो इस नाते निर्वाचित सदस्य निम्न सदन के होने के नाते राज्यसभा में कर लेते हैं मतदान, और भारत का नागरिक होने के नाते लोकसभा में मतदान कर लेते हैं। तो इस प्रश्न को समझने के लिए लूसेंट से बाहर किसी किताब को या किसी टीचर से पढ़ना होगा। तो इसका सही आंसर है डी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। आप जुड़े रहे, बने रहे चैनल के साथ। अगली बार फिर इसी से आगे 5वां सीरीज लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।